एपिसोड नंबर 1। शाम के साए तेजी से हर शय को अपनी लपेट में ले चुके थे। जब छोटी सी ट्रेन फेंगरिफेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पहले धीमी हुई और फिर एक झटके से रुक गई, तो मैंने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था ट्रेन से चंद और मुसाफिर भी यहाँ उतरेंगे, लेकिन मेरे सिवा कोई न उतरा। ठीक 1 मिनट बाद गार्ड ने झंडी लहराई, इंजन ने जोरदार विसल दी और ट्रेन खरामा खरामा प्लेटफॉर्म से निकलकर एक कोस बनाती हुई निगाहों से ओझल हो गई। मैंने गहरा सांस लिया और फिजा में खासी ठंड महसूस करके अपने ओवरकोट का कॉलर उठा लिया। उसके बाद रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसे रेलवे स्टेशन कहना ही गलत था। एक छोटा सा चबूतरा और चबूतरे से परे लकड़ी का बना हुआ केबिन, जिसमें शायद बुकिंग क्लर्क बैठता होगा। केबिन के करीब एक बोसीदा सा वेटिंग रूम, जिसका टूटा हुआ दरवाजा तेज हवा के शोर से बार बार धड़ाता और ख्वामखा अपनी तरफ तवज्जो मबसूल कराए देता था। दूर कुछ फासले पर 3-4 लालटेनें रोशन थीं और लालटेनों की रोशनी में प्लेटफॉर्म एक उजाड़ और वीरान मुकाम का नक्शा पेश करता था। मैंने आसमान की तरफ देखा। यकीनन कुछ देर बाद बारिश होने वाली थी और शायद इससे पहले हल्की सी बर्फबारी भी। मेरा टिकट चेक करने वाला भी यहाँ कोई न था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी ऐसी बस्ती में आ गया हूँ जो सदियों से खाली पड़ी है। चार्ल्स फेंगरिफेन को मैंने अपनी आमद की इत्तला बजरिया टेलीग्राम बहुत पहले दे दी थी, मगर अब रेलवे स्टेशन का उदास और किसी कदर डरावना माहौल देखकर एहसास हुआ कि मेरा टेलीग्राम चार्ल्स तक शायद पहुंच ही न पाया हो। इस एहसास ने मुझे परेशान और बेहद बदहवास कर दिया। सूटकेस उठाकर किला फेंगरिफेन तक पैदल चलना मेरे लिए महाल नहीं, नामुमकिन था। और फिर सितम ये कि मुझे ये भी इल्म न था कि किला इस बेहुदा रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। कोई ऐसा शख्स नजर न आया था कि जिससे मैं किले का अता पता ही पूछ लेता। जी में आया कि यहीं किसी बेंच पर लेट कर रात गुजार दूं और सुबह की गाड़ी से वापस लंदन चला जाऊं, लेकिन ये सोचकर बदन में लर्जा तारी होने लगा कि सर्दियों की इतनी तवील रात इस वीरान, तारीख और उजाड़ स्टेशन पर तने तन्हा में कैसे गुजारूंगा। और अगर किसी ने सोते में मेरा गला दबा दिया और सूटकेस उठाकर चंपत हुआ, तब मेरी लाश कौन दफनाएगा। इसके अलावा कोई दम में बादे बारा का जबरदस्त तूफान भी नाजिल होने वाला था। इस तूफान में लकड़ी के खुरदरे और बोसीदा बेंच पर लेटकर आराम करने का ख्याल कतई अहम का न था। मुझे बहरहाल किला फेंगरिफेन तक मरखप कर पहुंचना ही था। सो इसके लिए मैंने अपनी कुव्वते इरादी से मदद मांगी, सूटकेस संभाला और स्टेशन के परली तरफ जा निकला। इंतहाई पुरानी रेलवे की वर्दी पहने कोई स्टेशन की दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मेरे कदमों की आहट पाकर उस साल खुर्दा बूढ़े ने किसी गिद्ध की तरह गर्दन उठाई और फौरन ही उठ खड़ा हुआ। माफ फरमाइएगा जनाब, क्या आप लंदन से तशरीफ लाए हैं? जी हाँ, इस जुर्म का इर्तिकाब मुझी से हुआ है। मेहरबानी करके ये बताइए कि किला फेंगरिफेन यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने गौर से मेरा चेहरा देखा और मैंने उतनी ही देर में देख लिया कि उसकी धसी हुई वीरान आंखों में खौफ के आसार उभर रहे हैं। खुदा रहम करे, आप किला फेंगरिफेन देखने के लिए लंदन से आए हैं? मुझे किले देखने का शौक है और ना ही फुर्सत। यहाँ मिस्टर चार्ल्स फेंगरिफेन की दावत पर आया हूँ। ये बात है। बेशक आप उन्हीं के बुलाने पर आए होंगे, बेशक। और इससे पहले कि मेरा बेदार होने वाला जज्बे तजस्सुस उस बूढ़े से कुछ और मालूमात हासिल करे, सामने से आने वाली एक शानदार घोड़ा गाड़ी पर मेरी निगाहें जम गई। गाड़ी शहाना तर्ज की थी। उसमें जुते हुए दोनों स्यारंग के घोड़े बेहतरीन अरबी नस्ल के मालूम होते थे। नजदीक आकर कोचबान ने रस्सियां खींच दी। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता रुक गए। कोचबान ने बारी बारी उनसे अपनी जुबान में कुछ कहा, फिर कूदकर नीचे उतरा और मेरे नजदीक आकर निहायत मोहब्बाना अंदाज में बोला, क्या आप ही का इसमें ग्रामी डॉक्टर पॉप है? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। कोचबान ने मेरे हाथ से सूटकेस लेकर पायदान के नीचे रखा और कहा, आप गाड़ी में बैठे, मिस्टर चार्ल्स ने मुझे आप ही को लाने के लिए भेजा है। मैंने दिल ही दिल में अपने नादीदा मेजबान का शुक्रिया अदा किया और समझ गया कि मेरा टेलीग्राम इस दूर अफ्तादा मुकाम पर बखैर व आफियत पहुंच गया था। उधेड़ उमर और इंतहाई मुश्ताक कोचबान ने घोड़ों को पहले प्यार से थपकियां दी, फिर अपनी नशिस्त पर आनकर हल्के से चाबुक लहरा दिया। इशारा पाते ही फर्माबरदार घोड़े दौड़े और एक नाहमवार कच्चे रास्ते पर सरपट दौड़ने लगे।
मैंने खिड़की में से देखा, आसमान तारीक हो चुका था और बारिश होने में कुछ ही देर थी। मैं अपने मेजबान के बारे में सोचने लगा कि वो किस किस्म का आदमी होगा। जाहिर है जो शख्स एक किले में रहता है, भारी फीस पेशगी अदा करके मुझ जैसे डॉक्टर को लंदन से किला फेंगरिफन बुलवा सकता है, वो कोई मामूली हैसियत का तो नहीं हो सकता। उसकी तहरीर से भी मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो खानदानी रईस है। चार्ल्स फेंगरिफन के तर्ज़े तहरीर और रस्मुल खत से मुझे ये जानने में भी देर न लगी कि वो आसाबी मरीज है और किसी ऐसी जहनी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज आम डॉक्टरों के पास नहीं होता। सीधी सी बात यह है कि सब तरफ से मायूस और नाउमीद होने के बाद चार्ल्स फेंगरिफन ने मुझे बुलवाया था। हालांकि मैं सिर्फ नफ्सियाती अमराज का माहिर था, जिस्मानी इलाज मुआलजे के फन से मेरा कोई ताल्लुक न था। इसके अलावा मैंने बाज ऐसे अलूम फनून में भी इदराक हासिल किया था जिसके जरिए रूहों से राब्ता कायम रख सकता था। घोड़ा गाड़ी एक ही रफ्तार पर दौड़ती रही। अब हम एक घने जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे थे। अजीब बात यह थी कि इस तमाम सफर में फेंगरिफन कस्बे के स्टेशन पर एक बूढ़े के सिवा कोई और इंसानी सूरत अभी तक देखने में नहीं आई थी। कोचबान को मैंने फिलहाल इंसानों में इसलिए शुमार नहीं किया कि लंबे कॉलर वाले कोट, मफलर और पेशानी पर झुकी हुई टोपी ने मुझे उसका चेहरा देखने का मौका ही नहीं दिया था। गाहे बगाहे खिड़की का पट खोलकर मैं बाहर निगाह डाल लेता। एक इश्तियाक ये भी था कि फेंगरिफन किला दूर से देखूं। इतने में बारिश शुरू हो गई। जंगल ज्यादा से ज्यादा घना और तारीक होता जा रहा था और मुझे कुछ मालूम न था कि कोचबान गाड़ी किधर उड़ाई जा रहा है। एक दो बार मैंने अंदर से लकड़ी पर हाथ मारकर उसे मतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। घोड़ा गाड़ी अब आड़े तिरछे रास्तों पर दौड़ रही थी और मैंने महसूस किया कि जंगल में से हटकर अब ये एक पथरीली गुजरगाह पर चल रही है। जो बुलंदी बढ़ती गई, घोड़ों की रफ्तार हल्की पड़ने लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमने कोई 15 मील का सफर तय कर लिया था। दफतन खिड़की से मुझे एक वसी और अरीज चट्टान पर बिल्कुल स्याह रंग की इंतहाई हैबतनाक इमारत के आसार नजर आने लगे। फासला ज्यादा होने के बाइस इमारत के खालोखत वाज़े नहीं थे, सिर्फ स्याह रंग नुमाया था और चट्टान पर बनी हुई सदियों पुरानी ये इमारत इतनी दूर से एक अजीब मंजर पेश करती थी। कोचबान ने 2-3 मरतबा घोड़ों की तवाज़ा चाबुक से की और उनकी रफ्तार फिर तेज हो गई। जो फासला कम होता गया, स्याह मुहीब इमारत के आसार खुलते गए। अब वो एक अजीम शान संगीन किले की सूरत में मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मेरे दिल पर नामालूम दहशत सी छा गई, लेकिन फौरन ही मैंने ये दहशत दूर करने की कोशिश की। मैं एक डॉक्टर था, भला मुझे इस किले से डरने की क्या जरूरत थी? और फिर मेरी हैसियत तो इस किले के मालिक चार्ल्स फेंगरिफन के मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सी होगी। किले के ऊपर कदीम जमाने के रस्म के मुताबिक मुकर्ररा फासले पर बुर्ज बने हुए थे। ये बुर्ज पहरा देने वाले सिपाहियों के लिए बनाए जाते थे। किले की दीवारें सदियों की काई जमने के बाइस हद दर्जा से आ पड़ चुकी थी। उनकी बुलंदी जमीन की सतह से कम 30 फुट जरूर होगी। किले के चारों तरफ गहरी खंदक थी, वो कभी पानी से लबालब भरी रहती होगी, मगर इस वक्त खाली थी। खंदक पर किले के सदर दरवाजे तक जाने के लिए लकड़ी का पुल मौजूद था। जब गाड़ी उस पुल पर से गुजरी तो एक सानिये के लिए मेरा दिल डूबने लगा, क्योंकि यही महसूस हुआ कि पुल टूटा और गाड़ी खंदक में गिरी, मगर खुदा का शुक्र ऐसा नहीं हुआ। निहायत बुलंद दरवाजे में से दाखिल होकर घोड़ा गाड़ी एक मेहराब के अंदर पहुंचकर रुक गई। मैंने खिड़की से देखा, किले के अंदर अंधेरा था। अलबत्ता मेहराब के दाएं जानिब एक छोटे से दरवाजे के पास लकड़ी के बने हुए खंबे पर बड़ी सी लालटेन रोशन थी, लेकिन बारिश के बाद की तेज हवा में लालटेन का शोला कभी भड़कता, कभी मध्यम पड़ जाता, जैसे बुझने वाला हो। कोचबान ने संगीन फर्श पर बेचैनी से टापे मारते हुए घोड़ों को अपनी करख्त घबराई हुई आवाज में पुचकारा। घोड़े थक कर अस्तबल में जाने के लिए बेकरार थे। इतने में कोचबान ने मेरा सूटकेस पायदान के नीचे से निकाल कर मेहराब की छत तले रखा। कुछ कहे बगैर वो गाड़ी पर सवार हुआ और घोड़ों को हंगा कर चंद लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। संगीन फर्श पर ताकतवर घोड़ों के दौड़ने की आवाज पूरे किले में फैल गई। मैं हैरान हुआ कि किले के अंदर दाखिल होने के फौरन बाद मेरे एहसासात और ख्यालात में अनोखी तब्दीलियां खुद ब खुद रोनमा हो रही थी। खौफ और दबदबे की एक ऐसी फिजा ने मेरा घेराव कर लिया था जिसे मैं कोई नाम देने से कासिर था। किले का अंदरूनी माहौल इतना पुरस्कार और ऐसा डरावना था कि मेरी जगह कोई भी होता जरूर उसका असर कबूल करता।
अभी मैं अपनी जगह हैरान, परेशान और किसी कदर सरासीमा खड़ा था कि मेहराब की तारीकी में से एक लंबा तड़ंगा आदमी नमूदार हुआ और लंबे लंबे ढक भरता हुआ सीधा मेरी जानिब आया। उसने पहले झुककर ताज़ीम दी, फिर भारी सूटकेस यूं उंगलियों में उठा लिया जैसे वो खाली था। आइए डॉक्टर पॉप, मिस्टर चार्ल्स फेंगरिफन आपके मुंतजिर है, उसने भारी आवाज में कहा और चल पड़ा। मैं उसके ताकुब में था। एक छोटे से दरवाजे में दाखिल होते ही तवील राहदारी नजर आई। राहदारी में जा बजा तेल से जलने वाले लैंप रोशन थे। रोशनी की फरावानी से खौफ की वो लहर जो थोड़ी देर पहले मेरे बदन में दौड़ रही थी दूर हुई और मैंने महसूस किया कि मैं गोशाए आफियत में आ गया हूँ। बड़ी बड़ी मेहराबों और तवील बरामदों के संगी फर्शों और लकड़ी के बने हुए पुराने दरवाजों से गुजरते हुए बिला आखिर हमारा सफर एक ऐसे दालान में इख्तिताम पजीर हुआ जहाँ चारों तरफ कमरे बने हुए थे और सायों की तरह औरतें और मर्द चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। मेरे अजीमुल जुस्सा राहबर ने कमरे की करीब पहुंचकर सूटकेस आहिस्ता से फर्श पर रख दिया और उंगली से 3 बार लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गरजदार आवाज कान में आई, आ जाओ। मेरे राहबर ने दरवाजे पर हाथ का दबाव डाला। दरवाजे का एक पट आवाज दिए बगैर खुल गया। राहबर ने पहले मुझे अंदर जाने का इशारा किया, मैंने तामील की और मेरे पीछे वो खुद आया। मैंने खुद को एक वसी और ईस कमरे में पाया। फर्श पर बेशकीमत कालीन बिछे थे और विक्टोरियन अहद का फर्नीचर सजा हुआ था। कमरे की शुमाली और जनूबी दीवारों में 2 बड़े आतिशदान थे, उनके अंदर कोयले दहक रहे थे। कमरे की फिजा खासी गर्म और आरामदेह थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी रोगनी तस्वीरें आवेजा थीं और खिड़कियों पर सुर्ख रंग के भारी भारी रेशम पर्दे पड़े थे। कमरे की हर शय से अमारत और वजाहत टपकती थी। एक आबनूसी मेज पर 2 बड़े बड़े शमादानों में लंबी लंबी सफेद मोमबत्तियां रोशन थीं। इस खूबसूरत कमरे में रखी हुई आराम कुर्सी पर दराज एक शख्स मेरे इस्तकबाल को उठा। 2 कदम बढ़कर उसने मुसाफिर के लिए दायां हाथ फैलाया। मैंने महसूस किया कि उसकी गिरफ्त मजबूत है, जिससे खलूस और गर्मजोशी का इजहार हो रहा था। उसका कद दरमियाना लेकिन किसी कदर दुबला था। थोड़ी पर हल्की सी घनी स्याह दाढ़ी और सर के बाल घुंघरियाले थे। पेशानी फराख और आंखें सितारों की माने चमकती थीं। चेहरे पर सबसे ज्यादा उसकी नाक थी, लंबी, दरमियान से उभरी हुई और आखिर में तोते की चोंच की तरह नोकदार। उसने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई। दूसरी कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा करते हुए उसने कहा, उम्मीद है आपका ये तवील सफर बखैर आफियत कटा होगा। आपने जो जहमत फरमाई उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मिस्टर फेंगरिफन। दरअसल मुझे आपसे फौरी मुलाकात का इश्तियाक था और जब आपने यहाँ आने की दावत दी तो सच पूछे में खुश हुआ था। दरअसल हम लोगों को शहरी गुलगपाड़े से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती और बाज़ औक़ात शिद्दत से जी चाहता है कि सब फजूलियात और बेमानी मशागल से किनारा करके गोशाई आफियत में पना ली जाए। मैं देखता हूँ आप यहाँ दुनिया के हंगामों से दूर रहकर किस कदर पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। जवाब में चार्ल्स फेंगरिफन फिर मुस्कुराया और इस मर्तबा मैंने महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट कितनी बेजान और रस्मी थी। काश आपके इरशाद के मुताबिक मैं पुरसकून जिंदगी गुजार सकता, उसने आह भर कर कहा। उसके चेहरे पर दफतन इस्तराब और अफसरदगी की मिली जुली घटा छा गई। वो कमरे की फिजा में देर तक कोई गैर मर्ई चीज को टिकटिकी बांध कर तकता रहा। मैंने उसकी खामोशी में मखल होना मुनासिब ना जाना। गालिबन वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि गुफ्तगू का आगाज कहाँ से करे। ताहम ये तय था कि मामला अजहद पुरस्कार और पेचीदा है, वरना वो मुझे लंदन से ना बुलाता। यकायक उसने अपनी चमकीली आंखें मुझ पर जमा दी। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस हद तक उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता हूँ। फिर वो कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। उसके दोनों हाथ पीठ पर बंधे हुए थे और गर्दन झुकी हुई थी। अपने ख्यालात में गर्क वो 10-12 मिनट तक उसी तरह टहलता रहा। इस दौरान मैं चुपचाप अपनी नशिस्त पर बैठा उसे देखता रहा। किसी फैसले पर पहुंचकर वो रुका और आतिशदान के बाएं जानिब लटकी हुई पतली सी रेशमी डोरी हिलाई। फौरन ही दरवाजा खुला और एक खातिम अंदर आया। फेंगरिफन ने उससे कहा, डॉक्टर पॉप को इनका कमरा दिखाओ। आप खासे थके हुए हैं डॉक्टर साहब, आराम करें। मेरा ख्याल है मैं इतना नहीं थका। बराह करम गरम गरम कहवा मंगवाइए, मैं आपसे थोड़ी देर बातें करना चाहता हूँ, बशर्ते कि इस वक्त आप बातें करने के मूड में हैं। चार्ल्स फेंगरिफन भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी भी मुस्कुराहट की तरह बेजान और गैर मौसर थी। उसने खादिम से कहवा लाने के लिए कहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे नजदीक आया और कहने लगा,
मैं आपकी इस बेतकल्लुफी से खुश हुआ डॉक्टर, और अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरा मसला हल कर सकेंगे। मसला दरअसल मेरा पैदा करदा नहीं बल्कि मेरी बीवी कैथराइन ने पैदा किया है। वो अनकरीब एक बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस जुमले में फेंगरीफन का मतलब क्या था। फेंगरीफन ने दोबारा कहा, हाँ डॉक्टर पॉप, मैं जो कहता हूँ वो दुरुस्त है। फिर यकलख्त उसने मौजू बदल दिया। अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी औरत के बारे में ये महसूस करें कि वो आपके साथ वफादार नहीं है और बेवफाई का इजहार कर रही है, तब आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? और ये भी समझ लीजिए कि वो महज एक औरत ही नहीं, आपकी बीवी भी हो, ऐसी बीवी जिसे आप दिलो जान से चाहते हो। मैं बौखला गया। इन सवालों के लिए मैं तैयार नहीं था। इससे पहले कि मैं जुबान खोलूं, दरवाजा दोबारा खुला और खातिम हाथ में एक बड़ी सी ट्रे उठाए अंदर आया। खूबसूरत बेश कीमत केतली में कहवा था और 2 सुनहरी प्यालियां। उसने आहिस्ता से ट्रे मेरे सामने रखी हुई तपाई पर धर दी और जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से वापस चला गया। मैं फौरन कहवे की तरफ मतवज्जा हो गया, मगर अंदर ही अंदर फेंगरीफन के अजीब सवाल का जवाब भी सोचने की कोशिश कर रहा था। कहवे से उठने वाली खुशबू मशहूर कौन थी? मैंने एक प्याली फेंगरीफन की तरफ बढ़ाई और पूछा, जनाब ये फरमाइए, मेरे बारे में किसने बताया कि मैं कोई आपका मसला हल कर सकता हूँ? डॉक्टर वाइटल ने मुझसे आपका जिक्र किया था। डॉक्टर वाइटल इसी इलाके में रहता है और हमारा फैमिली डॉक्टर है। बूढ़ा आदमी है, आप गालिबन उसके नाम से वाकिफ नहीं, मगर वो आपके नाम और काम से अच्छी तरह आगाह है। बारहा उसने मुझसे आपका जिक्र किया है। वो तो यहाँ तक कहता है कि इस वक्त पूरे इंग्लिस्तान में आप जैसा माहिर नफ्सियात व अमलियात का कोई और डॉक्टर नहीं। और अब आपसे मिलकर मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर वाइटल दुरुस्त ही कहता था। मैं इस करम के लिए शुक्रगुजार हूँ और अब मुझे भी डॉक्टर वाइटल से मिलने की आरजू है। मैं हैरान हूँ कि आपका मसला डॉक्टर वाइटल जैसा तजर्बेकार और पुराना डॉक्टर क्यों नहीं हल कर सका, जबकि वो आपका फैमिली डॉक्टर भी है और आप लोगों का पूरा मिजाज शनास भी। मेरा ख्याल है कि मसला कम से कम डॉक्टर वाइटल की काबिलियत और महारत से बालातर है, इसलिए उसने आपका नाम तजवीज किया था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला और अब मैं समझ रहा हूँ कि आप अपनी बीवी के बारे में परेशान हैं। परेशान ही नहीं, बेहद खौफजदा भी हूँ, और इस हद तक परेशान कि आपकी आमद से चंद लम्हे पहले तक मैं खुद को कतई बेदस्तोपा महसूस करता था और मेरी निगाहें ऐसे फर्द को ढूंढती थीं जो मुझे सही मशवरे दे सके और मुझे ज़हनी आज़ाब से निजात दिला सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे मेरा ज़हनी सुकून और रूहानी इत्मीनान लौटा दिया ना, तो मैं ज़िंदगी भर आपका ममनून एहसान हूँगा, और जहाँ तक आपकी खिदमत का ताल्लुक है आप मुझे बखील ना पाएंगे। मैंने उठकर फेंगरीफन का हाथ थाम लिया और उसे गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, घबराइए मत, मुझसे जो कुछ हो सका मिस्टर फेंगरीफन जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मैं जो कुछ पूछूं बेकमोकास बताइएगा। अगर आप कोई बात छुपाने की कोशिश करेंगे या किसी वजह से बताना ना चाहेंगे तो इसमें यकीनन मेरा कुछ नुकसान ना होगा, ताहम मेरे आने का मकसद बेसूद हो जाएगा और मैं अपनी फीस वसूल करने के बावजूद आपके हक में मुफीद साबित ना हो सकूंगा। मिस्टर चार्ल्स फेंगरीफन, इस बात पर खूब गौर कर लीजिए कि मौलिद से कुछ छुपाना मरीज के लिए कभी नफावर नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चार्ल्स फेंगरीफन ने इस बात में गर्दन हिलाई और आहिस्ता से कहा, जी हाँ, मैं खूब समझ रहा हूँ। फरमाइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने मेज पर पड़े हुए सिगार बॉक्स में से एक सिगार निकाला। फेंगरीफन ने माचिस की डिबिया से तीली निकाल कर जलाई और मेरा सिगार सुलगाया। फिर उसने खुद भी सिगार लिया। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी, सवाई इसके कि आतिशदान में कभी कभार कोई सख्त सा कोयला चटक जाता था। मिस्टर चार्ल्स फेंगरीफन, आप मुझे अपनी बीवी कैथराइन के बारे में तफसील से बताइए। अभी अभी आपने कहा था कि कैथराइन एक बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इस किस्म की माँ नहीं बन रही जैसी माँ उसे बनना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यही कि जो बच्चा उसके बतन से पैदा होने वाला है, मैं उसका बाप नहीं हूँ। फेंगरीफन ने ये जुमला इंतहाई कर्ब व अजियत से अदा किया और ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। उसने जोर से सिगार का कश लिया और मुंह फेर कर नतनों से धुआं खारिज कर दिया, लेकिन इतनी ही देर में मैं देख चुका था कि खुद उसका चेहरा धुआं धुआं हो चुका है। उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही न थी कि वो हद दर्जा रूहानी तकलीफ से गुजर रहा था। गोया आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी किसी और शख्स के दामे उल्फत में गिरफ्तार है? ये बात नहीं है डॉक्टर पॉप, मैं ये इल्जाम उस पर नहीं लगाता। तो फिर आपको कैसे अंदाजा हुआ कि जो बच्चा कैथराइन के बतन से पैदा होने वाला है आप उसके बाप नहीं हैं?
चार्ल्स फेंग्रीफन के बदन पर दफातन लर्जा तारी हो गया। उसने जलता हुआ सिगार हाथ बढ़ाकर आतिशदान में फेंक दिया। मैंने देखा कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां भी कांप रही थीं और चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था। शायद उसे इस मौजू पर बात करते हुए भी शदीद अजियत पहुंच रही थी। क्या आपको यकीन है मिस्टर चार्ल्स फेंग्रीफन कि आपकी बीवी हामला है? बाज़-औक़ात इस मामले में गलतफहमी भी हो जाती है, यानी किसी अंदरूनी मर्ज के बायस पेट भर जाता है और आम लोग समझते हैं कि जी नहीं, ये गलतफहमी नहीं, हकीकत है। डॉक्टर वाइटल उसका मुआयना कर चुका है और उसका दावा है कि कैथराइन बच्चे की माँ बनने वाली है। मगर आपको ये वहम क्यों कर हुआ कि आप उस बच्चे के बाप नहीं हैं? इसलिए कि इससे आगे वो कुछ न कह सका और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। चंद लम्हे तक रोने के बाद उसने रुमाल से आंसू पोंछे और कहा, माफ करना डॉक्टर, मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं रहा। वाकया ये है कि पिछले 1 बरस से मुझ में और मेरी बीवी में एक अजीब किस्म की खिंचावट और पुरअसरार नोयत की नफरत जन्म ले रही है। इस तर्ज अमल का ज्यादा ताल्लुक कैथराइन ही है। मैं अब भी नाजुक हालात के बावजूद उससे वैसी ही मोहब्बत करता हूँ जैसी मोहब्बत रोजे अव्वल से है, मगर उसकी नजरों में मेरे लिए नफरत और हकारत के सिवा और कुछ बाकी नहीं रहा। वो मेरे साए से भी कतराती है, सवाई खाने की औकात के वो मेरे नजदीक ही नहीं आती। पहले मैंने ख्याल किया शायद इसकी तबीयत नासाज है या कोई और सबब है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई। एक गहरी खामोशी उस पर तारी है, जैसे उसने इस मामले में न बोलने की कसम खा ली हो। वैसे खाने की मेज पर वो 1-2 जुमले जरूर बोल लेती है या नौकरों से बात करती है, ताहम मुझसे जब भी मुखातिब होती है उसके लहजे में तंज और हकारत का अंसर बेहद नुमाया होता है। जाहिर है ऐसे माहौल में जब मुझे ये इत्तला मिलती है कि कैथराइन अनकरीब माँ बनने वाली है, तो आप खुद सोच सकते हैं ना मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं आपके जज्बात और एहसासात का कुछ अंदाजा कर सकता हूँ मिस्टर फेंग्रीफन, लेकिन मेरी हकीर राय में ये मामला इतना अहम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अक्सर खवातीन अपने शोरों से ऐसा ही रवैया इख्तियार कर लेती हैं। जी नहीं, कम से कम कैथराइन का मामला उन सब खवातीन से मुख्तलिफ नोयत का है। मैंने अक्सर उसे इस आलम में देखा है कि आईने के सामने खड़ी खुद को घूर रही है। उसकी निगाहें खास तौर पर अपने पेट पर गड़ी होती हैं, बिल्कुल पागल औरतों की तरह। कभी कभी वो मुझे भी इसी तरह घूरा करती है। मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों से चिंगारियां उड़ती देखी हैं। डॉक्टर पॉप, उस वक्त वो इस दुनिया की मखलूक मालूम नहीं होती, कतई गैर इंसानी रवैया हो जाता है उसका। ऐसे आलम में वो किसी को जानती है ना पहचानती है, कोई उससे बात करता है ना उसके करीब फटकता है। मैंने शादी के बाद से अब तक हद्दुल इम्कान कैथराइन को खुश रखने की कोशिश की है और वो खुश भी रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा गुज़िश्ता 7-8 महीने से उसका सलूक मुझसे अजीब और निहायत पुरअसरार है, जिसकी कोई वजह मेरे लिए मुमकिन नहीं। कैथराइन के जिस्म में तब्दीलियां वाक़ई नहीं हुई, बल्कि उसका जहन भी अक्सर बदल चुका है। बाज़-औक़ात ये शुबा गुजरता है कि वो कैथराइन नहीं कोई और औरत है जिसकी सूरत शक्ल कैथराइन से मुशाबत रखती है। कभी मुझे यूं लगता है जैसे वो मुझे दहशत ज़दा करके रूहानी मुसर्रत महसूस करती हो, और कभी कभार ऐसा रवैया होता है जैसे वो मुझसे खौफज़दा है, मुझे देखकर बिदक जाती है। उसके हसीन और मासूम चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी हैं और फौरन दोनों हाथों में अपना मुंह ढांप कर कमरे में बंद हो जाती है। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि कैथराइन अब मुझे पसंद नहीं करती? क्या उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है जिसने उसे जहनी कर्ब से 2-4 कर दिया है? डॉक्टर, खुदा के वास्ते ये मामला हल कर दो, वरना मैं मर जाऊंगा। मिस्टर चार्ल्स फेंग्रीफन, मैं कोशिश करूंगा कि ये मुअम्मा हल कर सकूं। ये बताइए कि यहाँ मेरे आने की खबर आपकी बीवी को हो चुकी है? क्या उसे इल्म है कि आपने मुझे किस मकसद के लिए तलब किया होगा? उसे इल्म है कि आप एक डॉक्टर हैं, मगर ये मालूम नहीं कि आप नफ्सियात के डॉक्टर हैं। क्या आप कैथराइन से मिलना चाहते हैं? इस सवाल पर मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जाहिर है उनसे मिले बगैर मैं फराइज कैसे सर अंजाम दे सकता हूँ मिस्टर फेंग्रीफन, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि आप बतौर खास अपनी अहलिया से मेरी मुलाकात को बंदोबस्त ना करें। ये मुलाकात इस तरह होनी चाहिए कि वो इसे गैर मामूली अहमियत ना दें। फेंग्रीफन ने पहलू बदल कर कहा, मैं आपका मतलब समझ गया हूँ डॉक्टर पॉप। थोड़ी देर में डिनर शुरू होने वाला है और मेरी बीवी डिनर में शरीक होगी। इस मौके पर आप उसका मुताला कर सकते हैं। जी हाँ, ये तरीका बेहतर रहेगा मिस्टर। मेरा तफसीली तारुफ कराने की जरूरत भी नहीं, मैं खुद अपना तारुफ उनसे कराऊंगा। और अब मैं लिबास बदलने अपने कमरे में जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। डिनर में कितनी देर होगी? चार्ल्स फेंग्रीफन ने दीवार से लगा हुआ क्लॉक देखा।
ठीक 11 बजे शुरू होगा, अभी आपके पास पौन घंटा है। ये कहकर उसने रस्सी खींची और इस मर्तबा स्याह लिबादे में लिपटी हुई एक उधेड़ उम्र खादमा कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा और सर के बाल चांदी की तरह सफेद थे। उसके लब सख्ती से यूं भींचे हुए थे जैसे उसे बोलने की ममानत कर दी गई हो। मिसेस लियोन, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर पॉप हैं। ये लंदन से तशरीफ लाए हैं और चंद रोज यहीं कयाम करेंगे। मेहरबानी करके डॉक्टर पॉप को इनका कमरा दिखा दीजिए। मिसेस लियोन ने गर्दन को हल्का खम दिया, उल्टे पांव खोले दरवाजे से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे चला। मिसेस लियोन उधेड़ उम्र खातून होने के बावजूद खासी चाको चौबंद नजर आती थी। मैंने देखा कि उसने मेरी आमद का कोई खास नोटिस नहीं लिया, या यूं कहिए कि अगर नोटिस लिया तो उसे जाहिर नहीं होने दिया। उसकी चाल में मर्दानापन था और चूंकि अभी तक उसने जुबान नहीं खोली थी, इसलिए आवाज के बारे में कुछ कहना दुश्वार था। वसी दालान से निकलकर वो दूसरी जानिब गई और इस दौरान में उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। वो उन औरतों में से मालूम होती थी जिनकी उम्रें इस किस्म के महलों और किलों के अंदर उमरा और रईस के खानदानों की खिदमत करते करते कट जाती हैं, और चूंकि इन खादमाओं के इख्तियारात खासे वसी होते हैं, इसलिए नफ्सियाती तौर पर इनके अंदर एक इंतजामी नोयत की शान, गरूर और तमकनत पैदा हो जाती है। अपने इस निचले स्टाफ पर हुक्म चलाने की आदत पुख्ता होकर तबीयत सानिया बन जाती है और वो हर एक को अपना महकूम समझने लगती हैं। सवाए अपने आकाओं और उनकी मगरूर बीवियों के वो किसी को खातिर में नहीं लाती। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए लकड़ियों के एक जीने के करीब पहुंचकर वो रुकी। फर्श पर भारी शमादान में 12 मोमबत्तियां रोशन थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी नाकाफी थी क्योंकि जीने की आखिरी हद तारीकी में डूबी हुई थी। मिसेस लियोन ने उस शमादान के पास ही रखा हुआ दूसरा शमादान उठा लिया, रोशन बत्तियों से उसकी बत्तियां जलाईं और शमादान हाथ में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका साया झिलमिलाती और लरसती रोशनी में बेहद पुरअसरार लग रहा था। जीने की आखिरी सीढ़ी चढ़ते ही एक लंबा बरामदा आ गया। बरामदे की दीवार में बड़ी बड़ी तस्वीरें नस्ब थीं। मोमबत्तियों की जर्द रोशनी उन तस्वीरों पर पड़ती तो तरह तरह की शक्लें दिखाई देने लगती। मैंने जरा करीब होकर उन तस्वीरों का जायजा लिया तो एहसास हुआ कि ये मिस्टर चार्ल्स फेंगरिफन के आबाओ अजदाद की तस्वीरें हैं। माहो साल की अनगिनत गर्दिशों ने अगरचे इन कदामत तस्वीरों के खदोखाल वीरान कर दिए थे, ताहम उन्हें पहचानना दुश्वार न था। हैरत अंगेज बात इन तस्वीरों में जबरदस्त मुशाबत थी। बाप, बेटे, परदादा सबकी शक्लें एक जैसी थीं। वही गहरी चमकदार आंखें, तोते की चोंच जैसी नाक, फराख पेशानियां, थोड़ी पर हल्की सी घनी दाढ़ियां। बज़ाहिर यूं लगता जैसे सब तस्वीरें एक ही आदमी की हैं और हर एक के अंदर मुझे चार्ल्स फेंगरिफन का चेहरा नजर आता था। मुझे तस्वीरों के मुआयने में महव देखकर मिसेस लियोन के लपकते हुए कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए, ताहम उसके सते हुए सफेद चेहरे पर नागवारी के असरात नुमाया थे। हर तस्वीर के नीचे मुसव्विर साहिब तस्वीर का नाम, सने पैदाइश और सने वफात दर्ज कर दिया था। अजीब बात यह थी कि ये तस्वीरें मुख्तलिफ अदवार में बनाई गई थी और ये न जाने कितने मुसव्विरों की शब रोज की मेहनत का नतीजा थी, लेकिन हर तस्वीर से यही अंदाजा होता था कि ये सब तस्वीरें एक ही मुसव्विर के कलम का नमूना है। एक एक तस्वीर पर भगोर नजर डालते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और मेरे साथ साथ मिसेस लियोन भी हरकत में थी। उसने अभी तक जुबान से एक लफ्ज भी अदा न किया था। मुझे शुबा हुआ शायद वो गूंगी है। दफतन 2 तस्वीरों के दरमियान एक जगह खाली नजर आई, यहाँ लगी हुई तस्वीर गायब थी। मैंने सवालिया नजरों से मिसेस लियोन की तरफ देखा, वो अब भी चुप थी। खैर मैंने खुद ही ढीठ बनकर पूछा, मिसेस लियोन, यहाँ लगी हुई तस्वीर किधर गई? लेकिन आप मेरी हैरत का अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सवाल का जवाब देने की बजाय मिसेस लियोन तेजी से बरामदे के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ी और बुलंद आवाज से बोली, जनाब, आपके कमरे उधर हैं। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। एक लम्हे के लिए मुझे उस औरत की बेनियाजी पर गुस्सा आया, मगर मैंने जब्त करके दोबारा कहा, मिसेस लियोन, यहाँ से एक तस्वीर गायब है, क्या आप बताएंगी कि ये तस्वीर कहाँ गई? जी जनाब, तस्वीर नहीं है, गालिबन किसी ने उतार ली होगी, उसने बेजारी से जवाब दिया। साफ जाहिर था कि वो इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती थी। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश भी थी। ये लर्जिश फितरी थी या तस्वीर के जिक्र से पैदा हुई थी, इस बारे में मैं अंदाजा नहीं कर पाया। अपने जज्बे तजस्सुस की तस्कीन के लिए मैंने फिर पूछा, आप इस घर की मुंतजमा है ना? ताजुब है आप ही नहीं जानती कि तस्वीर किधर गई। आखिर में इसमें राज की कौन सी बात है? बेहतर है आप मत बताएं, मैं खुद मिस्टर चार्ल्स से पूछ लूंगा। ये धमकी कारगर साबित हुई। मिसेस लियोन ने चोर निगाहों से दाएं बाएं देखा और मध्यम लहजे में बोली, वो तस्वीर इत्तफाक से गिर पड़ी और खराब हो गई थी, अब मुरम्मत के लिए भेजी हुई है।